इंडिया में काफ़ी सारे अटैक्स हो रहा है। इंडिया में रहकर ही वो इतना सब कुछ ब्लास्ट वगैरह प्लान करता है और उसमें खर्चा भी बहुत होता है। तो उन तक फंडिंग कैसे पहुंचती है, मतलब बिना गवर्नमेंट की नज़र में आए? जैसे जो लोग सट्टा खेलते हैं तो उसमें हर आदमी को ही लॉस होता है, जो सट्टा खेलवा रहा है उसको ही लॉस नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफ है, कुछ को लगता है कि रिस्की है। तो आपके हिसाब से कितना सेफ है? शेयर मार्केट में पैसा लगता है म्यूचुअल फंड का। अब आप एफडी से कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड रिस्की है। आप डायरेक्ट शेयर मार्केट से इन्वेस्ट करेंगे तो वो सेफ है। टॉप में है ना सट्टे में वो 2-3 लोग ही होते हैं हाँ। जो प्रॉफिट में रहते हैं, हाँ, बाकी नीचे जो है ना अपना लॉस करा के ऊपर वालों को प्रॉफिट तो करा। है। देखिए सबसे बड़ी कहानी है कि वो आपको जितवा भी देंगे, आपको लालच देते हैं, जो ट्रैप होता है कि आपको छोटी मोटी जीत दिला दी, उसके बाद आप खेल रहे हैं और जब आपका बड़ा लॉस होता है बहुत लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन टैक्स चोरी कैसे कैसे करते हैं लोग? आजकल पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना पैसा छुपाना मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग ना टैक्स चोरी भी काफी कर रहे हैं। ब्लैक मनी के बारे में भी आज हम काफी डिस्कशन करने वाला है, और अगर आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हो उसके बारे में काफी सारा डिस्कशन होने वाला है सीए अर्पित पोरवाल जी से। तो सर आपको कैसा लग रहा है माइक पर आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आपके चैनल के माध्यम से। तो जैसे कि काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं कि कैसे क्या करना है, उससे उनको थोड़ी सी नॉलेज होगी, ताकि आजकल बहुत से लोग मिसगाइड भी करते हैं पैसे के लिए, या अलग अलग सोर्सेस चैनल्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का अभाव है। फिर लोग सोचते हैं कि हम कंसल्टेंसी लेने जाएंगे तो हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एक समाज सेवा के तौर पे लोगों को इन्फॉर्म करना भी अच्छी बात है। बिल्कुल। आजकल जैसे इंडिया में काफ़ी सारे अटैक्स हो रहा है, इंडिया में रहकर ही वो इतना सब कुछ ब्लास्ट वगैरह प्लान करता है और उसमें खर्चा भी बहुत होता है। तो उन तक फंडिंग कैसे पहुंचती है, मतलब बिना गवर्नमेंट की नज़र में आए? ये कुछ आपको आइडिया है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इंडिया में कोई भी ऐसा टेरर अटैक होता है तो हमारे देश के बाहर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ हमारे देश के अंदर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स पैसे का है, क्योंकि देखिए बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो ना तो पैसा चाहिए, प्लस ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में जहाँ आपको पुलिस से भी बचना है, प्लस पब्लिक की नज़र में आए, क्योंकि ये चीज़ें मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको इंडिया के बाहर से लेके आनी है। तो इसका सबसे बड़ा एक तो मतलब कुछ चीज़ें तो बाहर से आती हैं बॉर्डर से छुप के, स्मगलिंग जिसे कहते हैं। पैसा कैसे आता है, सबसे बड़ा इसका जो मोड है वो हवाला है। अच्छा। अब हवाला को जैसे समझते हैं कि आपको सऊदी अरब में या किसी भी एक्स कंट्री में आपको वहाँ 10 लाख या 1 करोड़ रुपए पहुँचाना है। ठीक है। आप इंडिया में बैठे हैं तो आप वहाँ पे अपने इंडिया के किसी एजेंट होते हैं, हवाला एजेंट। अब हवाला एजेंट में सबसे बड़ा क्या चीज़ होती है कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू पहुँचाएंगे, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पहुँचाएंगे, तो उसमें ये होगा कि बैंक पूछेगा आपके पास 1 करोड़ कहाँ से आया। बिल्कुल। हवाला एजेंट एक तो बहुत कम नॉमिनल फीस चार्ज करता है, और उसके बाद क्या है कि अनडिस्क्लोज इलीगल ब्लैक मनी ये वहाँ पहुँच जाता है। अब जैसे आपने इंडियन अपने एजेंट से कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए दुबई में पहुँचाना है, तो वो क्या करेगा कि वो दुबई में अपने उसका बंदा होगा, एक एजेंसी होती है, उनका बंदा हर स्टेट जहाँ जहाँ पे ये हवाला ट्रांजैक्शन होती हैं उनका एक नेटवर्क होता है, वहाँ वहाँ उनके हर देश में एक बंदा बैठा हुआ है। तो वो फ़ोन करेगा कि भाई इस इंसान को, मिस्टर एक्स को आप 1 करोड़ रुपए पहुँचा दीजिए। ठीक है। तो वो जब मैं उसको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कैश दूंगा तो वो मुझे एक कोड देगा। वो कहेगा कि जो बंदा आपका वहाँ पे पैसा लेने जाए वो ये कोड लेके जाए, और वो इस एड्रेस पे ये बंदा मिलेगा, इसका ये फ़ोन नंबर है, आप ये कोड दोगे उसको, आपको 1 करोड़ रुपए की डिलीवरी हो जाएगी। अब ये पैसा फिजिकली नहीं मूव हुआ, ये पैसा यहीं इंडिया में रहा। अब क्या होगा कि वहाँ ये पैसा कैसे सेटल होगा इंडिया में। अब हो सकता है दुबई के किसी आदमी को इंडिया को 1 करोड़ रुपए पहुँचाने हो। अच्छा। तो उस बंदे के पास जो यहाँ पे कैश पड़ा है, जो मैंने दिया या जो जिस बंदे ने दिया यहाँ पे, वो कैश उठा के वो इंडिया में दे देगा। तो एक तरीके से ये सेटलमेंट ट्रांजैक्शन है कि
पैसा बॉर्डर पार नहीं हुआ, लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने वहीं की वहीं डिलीवरी कर दी और यहाँ पे यहाँ डिलीवरी कर दी। अब टेरर फंडिंग या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से कैसे है, अब पाकिस्तान के जो लोग हैं या किसी और, मेनली हमारे लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अगर दिल्ली में अटैक करवाना है या XYZ कहीं भी अटैक कराना है तो वो हवाला के थ्रू पैसा यहाँ दिल्ली में पहुँचाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान में उनसे बोला कि जी दिल्ली में हमें 1 करोड़ रुपए अब्दुल को देने हैं या किसी भी XYZ को, तो 1 करोड़ रुपए उन्होंने पाकिस्तान में अपने एजेंट को दिए, उसने दिल्ली में अब्दुल ने उनसे रिसीव कर लिए। तो ये ना तो गवर्नमेंट की नज़र में आया, ना पैसे का मूवमेंट हुआ, तो पकड़े जाने। तो सबसे बड़ी जो फंडिंग की सोर्स है ना वो हवाला है। फिर कुछ शेल कंपनियां बना के भी एक ये और भी तरीका है, जैसे जो टैक्स यहाँ पे, अब जैसे क्या हुआ कि मान लो कि इंडिया में पर्सन नहीं मिला तो दुबई में ही ऐसे ट्रांजैक्शन होती रही, पाकिस्तान में ऐसी ट्रांजैक्शन, दुबई से ही पैसा पहुंचता रहा। अब वहाँ पे क्या है कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, 1 करोड़ या 100 करोड़। उन्होंने क्या किया, एक इंडिया में कंपनी बनाई और वहाँ से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में दिखा दिया कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो कंपनी इंडिया में 100 करोड़ रुपए उसके पास आ गया। अब वो कंपनी तो कुछ काम करेगी नहीं, ऐसे ही 2-3 साल चलेगी, लॉस करेगी, पैसा खत्म, सरकार से कहेंगे जी हमारा लॉस हो गया, हमारे पास कोई, पर हुआ क्या, वो 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो दुबई में था वो डायरेक्ट FDI के थ्रू, लीगल चैनल के थ्रू इंडिया आ गया और वो पैसा वाइट हो गया और इंडिया में जहां आना चाहिए था वैसे ही आ गया। तो ऐसे ये पैसा घुमाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब मूवी जो है ना बिल्कुल घटिया बनाएंगे, उसका कोई वो चले ना चले, उसमें जो है ना प्रोडक्शन में वाइट करने के चक्कर में हाँ, उसमें खर्चा दिखा दिया, सरकार के पास आप बिल लेके पहुंच गए कि सर हमें इतना खर्चा हुआ, सरकार हमें इतना खर्चा हुआ, बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है, तो सरकार उसको कुछ कर नहीं सकती। तो ये तरीके हैं। और इसमें बहुत, जैसे आप देखोगे कि जब 26/11 का अटैक हुआ था उसमें भी कुछ मतलब इंडियंस ने भी मदद की थी, पर वो नाम सरकार नहीं उजागर करते कि लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन हमारे देश के बाहर के लोग भी जितने गुनाहगार, उतने हमारे देश के कुछ लोग भी इस चीज़ को, उनको चंद पैसों या उनके लिए अपने देश के लोगों की, सेना के लोगों की जवान पहलगाम में अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, बहुत ही निंदनीय है सर। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी सर्कुलेट किस रूट से होता है, मतलब कैश में होता है या फिर रियल एस्टेट से होता है, गोल्ड से होता है? देखिए, ब्लैक मनी का सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। कोई भी पैसा, जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, वो पैसा हो गया ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज मनी। अब जो भी है कि जितनी सी ज्यादा ट्रांजेक्शन, अब वो कैश में है, अब आप उस कैश से गोल्ड ले लीजिए, तो मेन सोर्स जो ब्लैक मनी जनरेट करने का वो कैश ही है। जितनी बार, जब तक वो कैश ट्रांजैक्शन मैंने आपको दी, आपने किसी और बंदे को दी, उसने किसी और को दी, वो कैश में घूमती रहेगी, वो कभी सरकार की नजर में ही नहीं आएगी जब तक वो बैंक में नहीं जाएगी। जैसे अगर मैंने आपको बैंक में पेमेंट किया, आपने कैश विड्रॉ करके किसी और बंदे को दी, तो ट्रेल टूट गई वहां पे, वो पैसा फिर सरकार ट्रैक नहीं कर पाएगी कहाँ गया। तो सबसे ज्यादा तो कैश में डीलिंग होती है कि अगर रियल प्रॉपर्टी खरीदी आपने, कैश में खरीद ली, आपने सेल्स करी पर आपने बैंक में ना रिसीव करके कैश में रिसीव कर ली, आपने पेमेंट कैश में कर दिया, तो सबसे बड़ा मेजर सोर्स तो कैश ही है। पर अब उस कैश को अब उसके पार्ट्स हैं कि कभी कभी गोल्ड खरीद लेते हैं। क्या है, आपके पास 1 करोड़ गोल्ड है, आपको बड़ा बैग चाहिए रखने के लिए, 1 करोड़ रुपए का कैश है, पर गोल्ड है तो आपका हो सकता है एक ब्रिक में ही काम हो जाए, तो उसको इजी टू हैंडल है। सेटलमेंट करने में लोग कहते हैं भैया हम इतना सोना दे देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टियों की भी होती है क्या कि आप जैसे प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो बिल्डर कहेगा 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर 5 करोड़ व्हाइट में लूंगा, 5 करोड़ ब्लैक में लूंगा। तो ये भी मतलब कैश सबसे बड़ा एक सोर्स है, कैश से ही ब्लैक मनी होती है। अब कैश उस ब्लैक मनी को ट्रांजैक्ट करने के लिए कभी आपकी प्रॉपर्टी यूज करता है, कभी गोल्ड यूज करता है। आपके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन सबसे ज्यादा ब्लैक मनी प्रोड्यूस करता है या फिर पॉलिटिशियन? देखिए, ऐसा है कि जैसे कहा जाता है कि कोई एक कम्युनिटी को हम नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अगर कोई भी इंसान है, कोई बिजनेसमैन है, वो आप देखोगे कि अच्छे बिजनेसमैन में, जैसे टाटा है, ठीक है, वो टाटा का चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो कैंसर ट्रीट करता है, तो अच्छे बिजनेसमैन भी है। और बिजनेसमैन मतलब
कुछ गलत काम भी करते हैं, सारा टैक्स नहीं दिखाते हैं। तो एक हम आप कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, पर कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इन चीज़ों में थोड़ा, अब क्या है कि अगर किसी को हमें टेंडर दिलाना है, आपने किसी पॉलिटिशियन से बात करी जी हमें टेंडर चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उसके बदले आपसे कुछ फेवर मांगे, तो वो आप कैश में ही दोगे। ठीक है, अब ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। बिजनेसमैन अक्सर कर अपने फ़ायदे के लिए सरकारें बनवाते हैं। तो इंडिया में कहा जाता है ना कि सबसे पहले इस देश का पीएम कौन बनेगा, या ये इस देश को इस चुनाव, लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, इसका सबसे पहले सर्वे बिजनेसमैन कराते हैं। अब 2029 में मोदी जी जीतेंगे कि नहीं, इसका सर्वे बिजनेसमैन कराएंगे। अगर उनकी लॉबी ने ये डिसाइड किया कि हाँ जी मोदी जी जीतेंगे, तो ही वो फिर मोदी जी को आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी बेसिकली जो सबसे बड़े किंग मेकर हैं वो आपके बिजनेसमैन ही हैं। ठीक है, वो ही राजा बनाते हैं, और फिर जब राजा वो बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से राजा का थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी करते हैं। तो देखिए, पैसा जनरेट करने की जो पावर है, पैसा बनाने की पावर है, वो बिजनेसमैन ही करता है। ठीक है, वो फिर अलग अलग लोगों को उस पैसे से ब्लैक मनी भी जनरेट होता है वाइट के साथ। जितनी बड़ी इकोनॉमी वाइट मनी की है, उतनी ही बड़ी इकोनॉमी ब्लैक मनी की है। तो वो पैसा जनरेट होता है ब्लैक मनी के साथ, वो पैसे से फंडिंग होती है और चीज़ों के लेने के लिए, उस पैसे से और पैसा जनरेट करने के लिए उसका। तो एक पूरी कम्युनिटी को हम नहीं है इसको ब्लेम कर सकते हैं। इंसान है जो अपनी एथिक्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी बिजनेस कर रहा है, वो इंडिया में मतलब उसको हम अच्छा कहेंगे। और जो एथिक्स को दांव पे रख के कर रहे हैं, उस जो भी है, पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, दोनों गलत है। चैरिटी ट्रस्ट में ना लोग अपने ब्लैक को वाइट कर लेते हैं, तो इसका कंसेप्ट क्या है और ये इतना इजी कैसे हो जाता है लोगों के लिए? एक्चुअली देखिए क्या है कि इनकम टैक्स, अब सरकार इस पे काफ़ी रोक लगाने की कोशिश कर रही है। पहले क्या होता था कि एक बार आपको 80G एक सेक्शन है जिसमें कि आप डोनेट करते हो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो आपको अपने इनकम को 50%, जैसे आपकी 1 करोड़ इनकम है, आपने 5 लाख रुपए डोनेट किए, तो आपका 50% 5 लाख का आपकी इनकम से कम हो जाएगा, तो 2.5 लाख रुपए आपके कम हो गए। अब लोग डोनेट करते हैं। अब होता क्या है कि कुछ ट्रस्ट जो इसमें गड़बड़ करते हैं वो पैसा ले लेते हैं। पैसा लेने के बाद अब उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कंबल बांटे गरीबों को। अब कंबल बांटे 100 और बिल दिखाया 1000 का। अब वो कंबल वाले को पेमेंट कर दिया 1000 का, पर उससे खरीदे 100, बाकी उनसे कैश ले लिया। तो अब उन्होंने कहा जी गरीबों को खाना खिलाया, गरीबों को खाना खिलाया 100 लोगों को, दिखाया हमने 10,000 लोगों को। तो उससे क्या है, खर्चा इन्फ्लेट कर देते हैं। खर्चा इन्फ्लेट करने से क्या होता है कि वो जो खर्चा एक्चुअल में नहीं होता। अब जैसे ही आपका पैसा आया, आपने ट्रस्ट को, देखिए इसमें क्या है कि आपका वाइट मनी है, इसको आपने ट्रस्ट को डोनेट किया। उन्होंने क्या किया कि आपने 1 लाख रुपए दिया, तो आपसे आपका 10,000 रुपए उन्होंने खर्च किया और आपका 90,000 रुपए आपको वापस कर दिया कैश में। तो ऐसे वाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करते हैं और ब्लैक को भी वाइट में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि जी कैश आया, तो क्या है कि ट्रस्ट कहते हैं, अगर आपको कोई गुप्त दान करके जाता है ट्रस्ट में, एनोमिनस डोनेशन उसको कहते हैं कि जी हमें नहीं नाम पता कौन दान कर गया, तो वो कैश के तौर पे उन्होंने डोनेशन दिखा दी और उस डोनेशन से उन्होंने अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी की कि नहीं की ये भी नहीं पता है, पर वो कैश एक उसमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स देके पैसा वाइट हो जाता है। कुछ लोग अपने ट्रस्ट भी खोल लेते हैं बिजनेस के साथ। हाँ, वो यही है कि अब देखिए कुछ लोग तो सच्चे दिल से भी सेवा करना चाहते हैं, तो वो लोग भी ट्रस्ट खोलते हैं। और कुछ लोग हैं जो इसका लूपहोल्स का फ़ायदा भी उठाते हैं कि जी अब वहाँ से अगर कोई कैश इनकम आई तो उसको कैश इनकम को, या अगर कोई इनकम है जैसे अपना स्कूल खोल लिया, वहाँ पे बच्चे फ्री एजुकेशन दिखाया, पर वहाँ फ्री एजुकेशन नहीं दी जा रही है, अपनी जो भी एक्स्ट्रा इनकम कैश में आ रही है या वो ट्रस्ट के थ्रू रूट करके, बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस में। अब आप जितना डेप्थ में जाओगे उतनी ही परतें खुलती हैं प्याज की तरह। और ये गवर्नमेंट को भी इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ ये भी पता लगाना बड़ी मुश्किल की बात है कि कहाँ से कैसे कैसे तरीके से फ्रॉड। देखो जब तक, क्योंकि हमारे पास एजेंसीज हैं वो ऑल लिमिटेड है, ठीक है, और जो बिजनेसमैन है हर लेवल पे कहीं ना कहीं, अब जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तब गवर्नमेंट उस आदमी के पीछे पड़ती है। तो थोड़ा बहुत
तो गवर्नमेंट भी कहती है चलो भाई धंधा है, आप भी कमाने के लिए बैठे हो, लेकिन आप आटे में नमक मिलाओ तो अच्छा है, पर आप नमक में आटा मिलाओ तो अच्छा नहीं है। तो इस वजह से सेलिब्रिटीज का नाम काफी आता है मनी लॉन्ड्रिंग में, जी, तो इसका फंडा क्या है, इसके बारे में बताइए कुछ। जैसे अभी रिसेंट कई केस हुआ है, शिखर धवन और सुरेश रैना की प्रॉपर्टी शायद जब्त की है ईडी ने 16 करोड़ की, कोई एक बैटिंग ऐप के थ्रू इनका पैसा था। तो पहले भी आपने देखा होगा चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के लिए बैन हुई थी और राजस्थान रॉयल्स। तो आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और आईपीएल आप ठीक है टैलेंट है, मतलब अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, पर एक ये बिजनेस है। इसमें फ्रेंचाइजी अपना बिजनेस के मॉडल पे वो पैसा लगाती हैं, प्लेयर्स खरीदती हैं, फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, मैच होते हैं, उनके लिए एक प्रॉफिटेबल है। कोई देश के लिए तो कोई खेल नहीं रहा है, तो वो अपने हिसाब से वो ऐसे प्रॉफिट एंटिटीज को देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब उसमें लोग अपनी अपने तरीके से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि तरीके लीगल भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं। अब सीएसके और राजस्थान रॉयल जैसी टीम 2 साल के लिए बैन हुई, इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम आया। पहले भी आपने देखा श्रीसंत को बैन किया आईपीएल में ही सट्टेबाजी के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ा जो गेम चलाता है इंसान वो जो गेम खेल रहा हो, उससे बड़ा गेम कोई चला नहीं सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनडायरेक्टली कभी गवर्नमेंट एजेंसियां उसको बाहर नहीं आने देती, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बहुत बड़ा वो माना जाता है, एक फेस्टिवल है, उसको अगर लोगों की आस्था उठ गई। सऊदी अरब से आप देखोगे कि दाऊद इब्राहिम और भी छोटा, इनके पैसे भी बाहर से, शाहजहां, दुबई, सऊदी अरब, ये जहाँ बैठे हैं, ये पैसा यहाँ इंडियन मूवीज में लगाते थे, इनके कहने से पिक्चरें बनती थी। तो उस टाइम बॉलीवुड भी है, तो ऐसे किसी का नहीं नाम ले सकते, लेकिन हाँ ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों के सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं उड़ता है। तो अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई टीम पकड़ी जाती है, तो कहीं ना कहीं हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसे एंजॉय करिए एज आईपीएल को, पर उससे मतलब देखिए सब प्रोफेशनल्स हैं, क्रिकेटर्स भी प्रोफेशनल, एक्टर भी प्रोफेशनल हैं। तो अपनी जान या अपना वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम करिए, ठीक है। उसके लिए अपना जीवन खराब करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत से पैसा कमाइए। सबसे बड़ा मैं बता दूं कि जैसे जो लोग सट्टा खेलते हैं, तो उसमें हर आदमी कोई लॉस होता है, जो सट्टा खेलवा रहा उसको कोई लॉस नहीं होता है। तो ये अपनी मेहनत से पैसा कमाइए, मेहनत का पैसा उसको अच्छे कामों में यूज़ करिए। क्योंकि उसमें तो जो टॉप में है ना सट्टे में, वो 2-3 लोग ही होते हैं हाँ, जो प्रॉफिट में रहते हैं, बाकी नीचे जो है ना बाकी जो अपना लॉस करा के ऊपर वालों को प्रॉफिट तो कराते हैं। देखिए सबसे बड़ी कहानी है कि वो आपको जितवा भी देंगे, आपको लालच देते हैं, ये ट्रैप होता है कि आपको छोटी मोटी जीत दिला दी, उसके बाद आप खेल रहे हैं, और जब आपका बड़ा लॉस होता है तो बहुत लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। लोग पैसा उधार ले लेके, देखिए इस दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि इजी मनी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके जब आप उस पैसे को खर्च करेंगे तो अलग सुकून है। इसलिए आप इन सब चीज़ों के ट्रैप में मत फंसिए, मेहनत करके पैसा कमाइए, उसका मजा लीजिए। फिर गोल्ड स्मगलिंग से वाइट मनी कैसे बनता है, मतलब काफ़ी ये भी तरीका होता है। स्मगलिंग देखिए कोई भी चीज़ है कि जब भी स्मगलिंग है कि आप फॉरेन से कोई सामान लाए जिस पे आपने ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं पे की, आप उसको कैसे भी किसी भी तरीके से ले आए। अब आप देखोगे, कभी एक केस मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक बार कस्टम डिपार्टमेंट ने एक किसी बंदे ने वहाँ से फॉरेन से टाइल्स मंगवाए, टाइल्स, तो वो बॉक्स में थे, कोरोगेटेड बॉक्स में, जो वो होता है हमारा काटन। तो अब कोई बहुत अच्छे टाइल्स नहीं थे, विचित्र टाइल नहीं थे, तो कस्टम डिपार्टमेंट ने उसकी चेकिंग करी, तो उन्हें बहुत विचित्र लगा कि यार ये टाइल्स तो इंडिया में भी मिल जाती है, ये बाहर से क्यों मंगाए। तो उन्हें कुछ फिशी लगा, तो उन्होंने उनकी अनबॉक्सिंग करनी शुरू की, और अनबॉक्सिंग करने के बाद उन्होंने पाया कि सब सही है यार, कुछ गलत नहीं है। पर वो जो डिपार्टमेंट का जो भी लोग ऑफिसर्स थे, वो उनको थोड़ा दाल में कुछ काला लग रहा था। तो जब उन्होंने बाद में देखा, तो जब काफ़ी चीज़ें सर्च करी तो कुछ नहीं मिला, तो उस गत्ते पे जो स्टेपल लगे हुए थे, मतलब जो पंचिंग होती है, स्टेपल सोने के थे। अच्छा, ठीक है। तो लोग, कोई आप देखोगे कि निगल के चला आता है, कोई अपने
शरीर के किसी अंग में सिलवा लेता है। तो जब भी किसी भी चीज पे आप ड्यूटी नहीं देते हो, जैसे एक मूवी आई थी बदमाश कंपनी, उसमें आपने देखा होगा शाहिद कपूर जूते लेके आता है, तो वो कहता है एक जूते का एक पेयर आप कलकत्ता पोर्ट पे भेजो, एक गुजरात पोर्ट पे भेजो। अब क्या है, जब वो वहाँ लेने जाता है तो कहता है जी एक इन्होंने तो एक ही पैर का जूता भेज दिया, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसे ही वो कलकत्ता वाले में दूसरा बंदा जाता है, वो कहता है इसने तो एक ही पैर का भेज दिया, दोनों एक एक पैर के एक एक अलग पोर्ट पे करवाए, तो ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो वो दोनों अपना माल रिजेक्ट कर देते हैं। अब क्या था, जूते पे 100% के आसपास की उस समय ड्यूटी थी। तो अब कस्टम डिपार्टमेंट को तो जूता रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, उनके किसी काम का नहीं। अब कस्टम डिपार्टमेंट को तो अपनी ड्यूटी चाहिए, तो कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है जी, उसकी ऑक्शन करता है। तो ये दोनों अलग अलग बंदे, वो जो बंदे चेक करने गए थे वो नहीं, कोई और बंदे गए। अब एक पैर का जूता कौन खरीदेगा, पर ये अपने दो बंदे भेजता है, दोनों अलग अलग जगह पे। वो वहां पे बिडिंग करते हैं, उनको कौड़ियों के दाम पे जूता मिल जाता है, 25-30 हजार रुपए में वो लेके आ जाते हैं, दोनों अपने जूते असेंबल करके बेचते हैं। तो ये एक तरीके से स्मगलिंग है। अब गोल्ड की स्मगलिंग, जैसे आपका ये जो है नेबरिंग कंट्री आपका इधर पे गुवाहाटी में आसाम है, तो वहाँ भूटान पास में ही है, वहाँ से गोल्ड सस्ता है, तो वो लोग गोल्ड लेके आते हैं। अब क्या है कि बॉर्डर पे उसका प्रॉपर ड्यूटी नहीं पे करते हैं, ड्यूटी पे नहीं करते हैं तो वो स्मगल्ड गुड्स है। अब उससे क्या होता है कि उसकी ट्रांजैक्शन होती हैं उससे, कि आप गोल्ड है तो जो भी इंडिया में क्या है, लोग अपना कैश ख़त्म करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो गोल्ड अब वो कहीं अगर खरीदने जाएंगे तो गोल्ड में KYC देनी पड़ेगी उन्हें, किसी ज्वेलर के पास, या बैंक से अगर कोई कॉइन या बिस्किट खरीदने जाते हैं, तो इसलिए वो स्मगल्ड गुड्स से अपना ब्लैक मनी उसको गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो रखने में छुपाने में आसानी रहती है गोल्ड में। प्लस उसका क्या हुआ कि कभी उसको पिघला के ज्वेलरी बना ली। अब क्या है कि इंडियन फैमिली में अगर आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लेडीज़ हैं, तो आप समझो कितना गोल्ड रख सकते हो, 2.5 किलो गोल्ड रख सकते हो। तो एक लेडी पे 500 ग्राम्स गोल्ड अलाउड है, और मैन पे 250 ग्राम गोल्ड अलाउड है। 5 लेडी हैं, 5 मैन है, तो 2.5 किलो हो गया, और 1 किलो 250 ग्राम हो गया, तो 3 किलो 75 ग्राम 750 ग्राम गोल्ड हो गया। 4 किलो गोल्ड में तो बहुत ब्लैक मनी कंज्यूम हो जाएगी। तो ये तरीका होता है स्मगलिंग का। ऐसा मैंने एक वो देखा था न्यूज़ में कि जैसे यहाँ पे बाहर से कार इंपोर्ट हुई, तो वो बाहर 30 लाख की थी, यहाँ के 60 लाख की होगी। 100%। तो बराबर वाली जो कंट्री है जहाँ पे सस्ती है, वो क्या करता है, वो कार को किसी ना किसी तरीके से इंडिया में इंपोर्ट करा देंगे, और उसको इंडिया में ही इलीगल तरीके से बिल्कुल रजिस्टर भी करा देता है जुगाड़ से। अब आप देखो यहाँ, आपको क्या है कि आपसे कहा जाता है कि आप पहले एक स्कैम एक था कि लोग बैंकॉक भेजे जाते थे। बैंकॉक में LED टीवी बहुत सस्ती थी। आपको ट्रिप करो, बैंकॉक जाओ, वहां से बस एक LED टीवी खरीद के लानी होती थी, आपको मात्र 20,000 रुपए देते पड़ते थे। वहां से आप LED टीवी खरीद ला, उनकी कॉस्टिंग निकल आती थी, इंडिया में वो बेचते थे। एक LED टीवी अलाउड है, या तो ये तरीके स्मगलिंग के बहुत सारी कहानियां हैं इसके लिए। इंडिया में सबसे कोई ऐसा कॉमन फ्रॉड है जो आम आदमी करता हो? तो ये अब सबसे बड़ा फ्रॉड तो देखिए, इंडिया में कहावत है कि जब तक वही आदमी भ्रष्ट नहीं है जिसको मौका नहीं मिला, ठीक है। अब हर आदमी, जैसे आपने टिकट नहीं लिया तो आप सोचोगे कि TT अगर ना आ गया तो आप उसे पैसे देने की कोशिश करोगे। कभी कभी आदमी हो सकता है मजबूरी में भी टिकट नहीं ले पाता, उसको ट्रेन नहीं मिली, अब आपको जाना इमरजेंसी में कहीं, आपको टिकट नहीं मिल रही, तो आप कैसे जाओगे? तो आप जाओगे उसको, ठीक है। अब क्या है कि वो आप उसका लीगल फाइन दोगे तो 1000 रुपये है, वो 500 रुपये, तो आप भी सोचोगे 500 रुपये बच जाए। पर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा है कि जैसे कोई भी चालान है कैश में, अब अगर जैसे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाए कि अगर हमें टिकट नहीं मिल रही तो हम अपना फ़ाइन ऑनलाइन पे करके 500 रुपये, गवर्नमेंट फाइन्स को कम कर दे, हम 500 रुपये पे करके जा सकते हैं, वेटिंग टिकट मेरी बन जाए, या फिर हम फाइन, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और ये काला बाजारी या घूसखोरी खत्म हो जाएगी। फ्रॉड तो देखो, आप समझो ट्रैफिक पुलिस, वहाँ आप जाओ 100 रुपये 200 रुपये देने की कोशिश करते हो TT के पास, पुलिस में, तो
फ्रॉड तो अब आपके साथ कौन कौन से फ्रॉड होते हैं, आप आजकल साइबर फ्रॉड तो आप देख ही रहे हो, कोई भी कॉल आता है तो फ्रॉड होते हैं। जमतारा एक बहुत बड़ा हब था, अब राजस्थान में होने लगा है। अब क्या है कि एजेंसियों उस पर भी पेनल्टी लगानी पड़ेगी लोगों की। बैंक सबसे बड़ा, आप देखो कि पैसा तो बैंक में मंगाते हैं, वो ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट करते हैं, तो वो बैंक के ऊपर लायबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी इंसान का बिना प्रॉपर केवाईसी के अब मरे हुए लोगों के नाम पे अकाउंट खोलना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा अवेयरनेस का काम करना पड़ेगा। हर मतलब ठीक है, रेडियो, मोबाइल और टीवी टेलीविज़न पे आप लोग अवेयरनेस के लिए ड्राइव्स चल रही हैं, लेकिन जो क्या उन लोगों को क्या जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल यूज़ नहीं करते, तो क्या है कि गवर्नमेंट को जाके उनके शहरों में छोटे छोटे कैंप्स लगा के, नुक्कड़ नाटक ऐसे टाइप की चीज़ें करके थोड़ा अवेयरनेस के लिए इसके लिए अलग से फंडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आप रोकने से, अगर आप प्रिवेंट करने से ज़्यादा आप उस समस्या को ख़त्म कर दो, अगर अवेयर न करके, तो लोग अगर शिक्षित होंगे तो उनके साथ गलत नहीं होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि बिना पकड़े टैक्स चोरी हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे तरीके सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं, ऐसा पॉसिबल है? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा ना, 140 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ, जिसमें कि आप समझो कि 8 करोड़ 10 करोड़ के आसपास लोग टैक्स देते हैं, रिटर्न भरते हैं। उसमें से काफ़ी कम लोग ही टैक्स देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे ना, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, लोग 7 लाख की रिटर्न भरते हैं। जिस दिन से हुआ 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं हुआ तो 12 लाख की रिटर्न भरने लगते हैं। सबका 12 लाख इनकम अपने आप बढ़ गई। ठीक है, अब टैक्स बहुत कम ही लोग देते हैं। तो अब टैक्स चोरी करने का क्या है कि वही है कि जब तक आप पकड़े नहीं गए तब तक तो आप चोरी आपकी छुप गई। अब आपने कोई भी इनकम, जैसे इनकम है, आपने बताया कि जी ये अपनी इनकम अनडिस्क्लोज करती या कम डिस्क्लोज करी, तो वो टैक्स चोरी है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नमेंट ना बड़ी मछलियों को पकड़ती है। अब उनकी एक कॉस्टिंग आती है, ठीक है, कि भैया आप नोटिस भेजेंगे, फिर इस पे रिप्लाई आएगा, फिर इस पे डेडिकेटेड ऑफिसर असाइन करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं जी, अब हम उन्होंने मार्क लगा लिया कि जी 1 करोड़ की रिटर्न है, उसको ही हम डिटेल में चेकिंग करेंगे। 1 करोड़ के नीचे की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास संसाधन नहीं है ना। अब जब से AI आया है तब से तो उनको मैनुअल लेबर की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया कि जी अगर ये इनकम इतने से वेरिएंस आया, या ये डिडक्शन है आपकी 1.5 लाख की, इससे ज़्यादा वेरिएंस आया, या आपने पॉलिटिकल किसी ने कंट्रीब्यूशन किया, उसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर डोनेशन है, आप उसको नोटिस भेज दो। तो AI को तो सबकी मेल ID है ही, AI ने स्टैंडर्ड नोटेड ड्राफ्ट किया, सबको भेज दिया। तो अब जो ये सिनेरियो है, जब से ऑनलाइन AI का ज़माना आया है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो अब पकड़ा जाना आसान हो गया। अब आप नहीं बच सकते। जो पुराना ज़माना था, पहले आप डिपार्टमेंट में जाके सेटिंग भी हो जाती थी ऑफिसर से, और आप पैसा मतलब अब थोड़ी बहुत चोरी करनी है ऑफिसर के साथ मिली भगत करके कर भी सकते थे। अब आप नहीं बच पाओगे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इंटेंशनली कुछ ऐसे लूप होल्स छोड़ती है कि जो स्मार्ट लोग हैं वो टैक्स बचा पाए? देखिए, 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं इनकम टैक्स में। एक होता है टैक्स एवेजन, एक होता है टैक्स प्लानिंग। गवर्नमेंट टैक्स प्लानिंग को अच्छा मानती है कि आपको अगर 80C है आपका 1.5 लाख का, फिर 50,000 रुपये NPS में आप जमा कर सकते हो। उसके बाद अपना 25,000 रुपये अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस है, और उसके अलावा और भी डिडक्शन है। आप हायर एजुकेशन लोन है, कोई डिसेबिलिटी है उसका एजुकेशन है, होम लोन का इंटरेस्ट है। अब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई हैं कि आप इन सबका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ और अपना टैक्स कम से कम करो। ठीक है, बेनिफिट उठा के, ये हो गई टैक्स प्लानिंग। प्रॉपर टैक्स के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए इसकी प्लानिंग करना। पर लोग क्या करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, 1.5 लाख रुपए 80C में है, ठीक है, उसमें LIC है, बच्चों की ट्यूशन फीस है। अब उन्होंने क्या किया कि शादी भी नहीं हुई है जी, मेरी ट्यूशन फीस डाल दीजिए, ये मेरी LIC डाल दीजिए। अब गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए इस साल से ही क्या किया कि LIC का आपको रिसिप्ट नंबर देना है, ट्यूशन फीस का रिसिप्ट नंबर देना है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट कभी भी टैक्स इवेजन को नहीं प्रमोट कर रही है, हमेशा टैक्स प्लानिंग को प्रमोट कर रही है। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी सीखती है। लूप होल्स क्या है कि एक लॉ बनाया गया। अब आप भी अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो एक बार में तो अच्छी नहीं लिख देंगे एकदम पिक्चर परफेक्ट। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, उसके एक्स प्रोविजन लिखे। अब क्या होता है, गवर्नमेंट लॉ बनाने वाले भी इंसान हैं, उनसे कोई गलती हो गई।
अब लॉ तोड़ने वाले वो क्या करते हैं कि वो लूप होल्स बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। अब उनको पढ़ के एनालाइज करके, लॉ मेकर की इंटेंशन नहीं थी कि इसको ऐसा यूज किया जाए, पर अब उसमें कुछ गलती हो गई तो उसको तोड़ मड़ोड़ के इतना निचोड़ के उसमें से क्रक्स निकाला जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि यहाँ गवर्नमेंट से गलती हो गई। अब वो प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि जी ऐसे बचाया जा सकता है टैक्स। अब वो बचाते बचाते 5 साल हो गए तो गवर्नमेंट अब दिखती है कि यार हमने तो इसलिए बनाया था टैक्स। जैसे जब एक पहले रिलायंस टैक्स नहीं देता था, बहुत पुराने की ज़माने की बात है, तो रिलायंस को टैक्स दिलाने के लिए, क्योंकि रिलायंस क्या करता था, इनकम टैक्स में लॉस दिखाता था और अपने जो शेयर होल्डर्स थे उनको डिविडेंड देता था। मतलब डिविडेंड मतलब प्रॉफिट बांट रहा है, प्रॉफिट आप इनकम टैक्स में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा पर आप अपने शेयर होल्डर्स को बांट रहे हो। तो गवर्नमेंट ने एक मैट लेके आया, मैट प्रोविजन, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो अब उसमें क्या हुआ कि रिलायंस ने उसमें भी एक लूप होल निकाल लिया, तो उन्होंने जिस साल मैट आया उस साल मैट भी नहीं दिया, फिर उसमें चेंजेस करे। तो लॉ मेकर की इंटेंशन होती थी कि आपको इस चीज़ को ख़त्म करना है, पर अब उसमें गलती हो जाती है और गलती हो जाने की वजह से लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि ये कभी इंटेंशन गवर्नमेंट की रही नहीं। तो आप ये बताइए, इंडिया में सबसे कॉमन टैक्स चोरी कैसे कैसे करते हैं लोग? सबसे कॉमन टैक्स चोरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने सेल की 1 करोड़ रुपए की सेल की, पर उसने क्या किया कि अपने बिल जो जीएसटी में सेल दिखाई या बिल काटे या बैंक में पैसा रिसीव किया। देखो आपने बैंक में अगर पैसा रिसीव किया तो भी 1 नंबर की हो गई, आपने उस पर जीएसटी पे कर दिया तो भी 1 नंबर की सेल हो गई। आपने अब क्या किया कि उन्होंने क्या किया जी 80 लाख रुपए ही जीएसटी में दिखाए और 80 लाख रुपए ही बैंक में रिसीव किए, 20 लाख रुपए कैश में रिसीव कर लिए। तो ये कैश वाला टैक्स चोरी हो गई कि 20 लाख रुपए पे कोई इनकम नहीं टैक्स दिया। दूसरा क्या तरीका है जी, उन्होंने अपनी डिडक्शन, ठीक है, अब जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, आपने कहा जी 1.5 लाख रुपए की मेरी डिडक्शन है, 80C में मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टर्म प्लान, मेरा म्यूचुअल फंड, ये सब है। तो उन्होंने क्या किया जी, 1.5 लाख की थी लिमिट, पर 1.5 लाख उन्होंने खर्च नहीं किया, 75,000 ही किया और पूरी 1.5 लाख की लिमिट ले ली। उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इन सब में भी उन्होंने अनडिस्क्लोज, मतलब आपने एक्चुअली में खर्चा नहीं किया है और वो खर्चा आप दिखा रहे हो। या टैक्स चोरी क्या है कि आपकी एक्चुअल में सेल हुई है पर आपने नहीं दिखाई। तो इस तरीके से अब बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपेंस भी अपने खर्चे में दिखा दिए। आप घूमने गए अपने पर्सनल दुबई, पर उन्होंने कहा जी बिजनेस मीटिंग करने गए थे। तो ये तरीके हैं काफ़ी। अब गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ सकती। भाई आपने 2 वहाँ लोगों से मिले, अब भाई आप गए तो आपने कहा जी मैंने डेजर्ट सफारी भी कर ली, मैंने तो होटल इसलिए बुक किया था, अब मैं गया ही था तो 1 दिन एक्स्ट्रा रुक गया कि भैया मैं घूम भी लेता हूँ। तो गवर्नमेंट उसमें क्या करे? वही है कि गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि आटे में नमक मिलता रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आप कुछ ना ऐसे टिप्स दीजिए जो लीगल तरीके से लोग अपने टैक्स सेव कर पाए। देखो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा टिप, जैसे कि HUF। अब जैसे आपके पास आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, ठीक है, आपके पास 12 लाख या 20-25 लाख का पैकेज है, आपको टैक्स देना है। अब आपने पैसा बचाया, उससे FD करी, आपने म्यूचुअल फंड खरीदे, ठीक है, अब आपकी वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी सब टैक्स, मतलब वाइफ भी देती हैं टैक्स, वाइफ भी जॉब करती हैं, बच्चे हैं वो 18 साल से कम है तो उनके नाम पे पैन कार्ड बना नहीं सकते। अगर आप उनके नाम पे अगर पैन कार्ड बना के कुछ इनकम उनके अकाउंट में पार्क करते हो तो वो क्लबिंग हो जाती है पेरेंट्स की इनकम में। तो इसके लिए सबसे बढ़िया कंसेप्ट है HUF। आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना लो। ये हिंदू भी नहीं, सिख, जैन, बौद्ध, ये लोग भी बना सकते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने में क्या है कि जैसे इस साल 12,75,000 तक कोई इनकम नहीं है, ठीक है, तो अब आपके पास एक पैन आपने बनाया HUF, ठीक है, उसमें आपने उसका एक पैन कार्ड अप्लाई कर दिया, उसका बैंक अकाउंट अप्लाई हो गया, ठीक है, उसके बाद एक एफिडेविट्स के थ्रू HUF बन जाता है। आपने क्या किया कि जो भी FD थी आपने HUF के नाम पे कर दी, जो भी म्यूचुअल फंड खरीदे आपने HUF के नाम पे कर दी। अब आपका 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया तो HUF को 12 लाख तक टैक्स नहीं देना। आप देते तो 30% के स्लैब में देते, तो आपने 5 लाख HUF में आपके बच गए, 30% मतलब 1.5 लाख रुपया बच गया। म्यूचुअल फंड का भी लॉन्ग टर्म गेन, आपने म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म 1.25 लाख का एग्जेम्प्ट है, आपने HUF का भी कर दिया तो 1.25 लाख वहाँ हो गया, 2.5 लाख हो गया,
ठीक है, 1.25 लाख आपकी वाइफ के पास भी है तो 275 हो गया। तो ऐसे करके HUF एक बहुत बड़ा सोर्स है, आपको पूरा एक पैन कार्ड मिल जाता है और पूरा उसका जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख का स्लैब है वो पूरा आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। मैं देखा होगा कि एक मिडिल क्लास आदमी या अपर मिडिल क्लास की 12 लाख की अदर सोर्स की इनकम नहीं होती है, तो वो HUF में पूरा टैक्स फ्री कर सकते हो आप। हो सकता है 30% के स्लैब में वो HUF आपका 12 लाख पे, आपने अगर 10 लाख भी उसका यूज़ कर लिया 30%, 3 लाख रुपए बचा लिए। HUF बहुत बड़ा है, उसको बनाने के लिए बस आपकी शादी हो, आपका बच्चा हो या शादी ना भी हो, शादी हो चुकी हो, बस आप बना सकते हो। अगर शादी नहीं हुई तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बना सकते हो। तो HUF बनाना बहुत आसान है, एक पैन कार्ड है और आप अपनी इनकम वहाँ पर कर रहे हो, फुली लीगल है। कोई ना टैक्स चोरी करनी ना कुछ करनी, आप प्रॉपर डिस्क्लोज कर सकते हो। तो जैसे हमें कोई देख रहा है, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कुछ टिप्स लेना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं? मेरा फ़ोन नंबर है 8595568400, ठीक है। मेल ID है arpitdaporwal@gmail.com। मेरी फर्म है पोरवाल अर्पित एंड कंपनी, लक्ष्मी नगर में। और सोशल मीडिया पे आप सर्च करोगे तो आपको सब जगह एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो आपसे मैं डिटेल्स ले लूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि इजी रहे सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक गेम करता है, रैपिड फायर करता है। तो मैं आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछूंगा, आप एक चीज चूज करना, ठीक है जी। सैलरी ज्यादा या टैक्स कम? ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा, क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा तो टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कैश या UPI? देखिए UPI कन्वीनियंट है, चोरी चकारी का डर नहीं है, तो UPI प्रेफर करना ही पसंद करेंगे। ठीक है, GST या इनकम टैक्स, कौन सा ज्यादा सर दर्द देता है? देखिए GST 2017 में आया था, लेकिन जिस हिसाब से चेंजेस आते हैं इनके और अभी भी ये इवॉल्व कर रहे हैं, तो अभी GST को समय लगेगा स्टेबलाइज होने में। तो अभी तो सर दर्द ज़्यादा GST है। अच्छा। इन्फ्लुएंसर्स या फिर बिजनेसमैन कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है टैक्सेस में? ये इन्फ्लुएंसर भी आजकल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और एक इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस भी एक बिजनेस है, ठीक है। तो उसमें भी आप एक इनकम जनरेट करते हैं ब्रांड के थ्रू, अपने इन्फ्लुएंसिंग इंफॉर्मेशंस के थ्रू, उसमें भी खर्चे हुए होते हैं। लेकिन अब क्या है कि अभी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्रीज के लिए ये नई है, अभी इतने बहुत ज़्यादा आप समझो कि बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं और उनकी इनकम है वो ठीक है, पर एक तरीके से दोनों बिजनेस ही हैं। बिजनेसमैन के अंदर ही इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कह सकते हो आप बिजनेसमैन ही ज़्यादा हेर फेर करते हैं टैक्स के रिलेटेड। क्रेडिट स्कोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर बैंक बैलेंस? देखिए लोन के लिए तो क्रेडिट स्कोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैंक बैलेंस, आपका क्रेडिट स्कोर अगर मान लो 0 है या 500 है, बैंक बैलेंस आपके पास 1 करोड़ है, तो आप क्रेडिट स्कोर क्या बताता है कि आपने पीछे आप कितने अच्छे हो, आपका बिहेवियर बताता है, आप लोन के प्रति कितने अच्छे हो, आपका बिहेवियर बताता है। तो बैंक के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी यही है कि आप क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। पैसा नहीं है तभी तो हम लोन लेने जा रहे हैं, अगर बैंक बैलेंस होगा तो लोन ही क्यों लेने जा रहे हैं। SIP या FD, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे? ये एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप यंग एज में हैं तो आप SIP के लिए जाइए, अच्छे रिटर्न्स हैं, ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है अभी आपकी, क्योंकि ठीक है हम लोग यंग हैं, हम लोग अगर हमारा कुछ नुकसान भी होता है, ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न भी है वहाँ। अगर एक आध बार अगर कभी मार्केट नीचे ऊपर होता है, देखिए यहाँ से शेयर मार्केट आपका ऊपर ही जाना है, आज से 5 साल 10 साल डाउन द लाइन ऊपर ही जाना है। FD एक कंजर्वेटिव अप्रोच है जो हाई सीनियर सिटीजन वगैरह उनके लिए, लेकिन ठीक है अगर आपके पास, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मैं तो कहूँगा कि सारे संतरे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, एक मिक्स करिए, ठीक है, थोड़ा कंजर्वेटिव भी रहिए, थोड़ा एग्रेसिव भी रहिए। तो अभी तो मेरे लिए अगर आप एक ही सोर्स ऑफ, अगर वन वर्ड में आपने एक ही ऑप्शन चूज करना तो SIP है इस एज ग्रुप के लिए 40 ईयर्स तक। ठीक है, अब काफ़ी लोग ना बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पूछता हूँ। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्टअप शुरू करता है, तो अगर उसका बिना GST लिए काम चल रहा है तो उसको बिना GST के काम करना चाहिए या फिर उसको लेना चाहिए, जितना अवॉइड करना चाहिए उतना बेटर है या फिर क्या? देखिए गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए तक आपको GST ना लेने का, अगर आप सर्विस में हैं तो 20, कुछ स्टेट है स्पेसिफिक, कैटेगरी 1 स्टेट, कैटेगरी 2, तो 20 और 10 और 20 और 40। सर्विस के केस में 20 और 10 की लिमिट है, गुड्स के केस में 20 और 40 की। तो हम लोग सर्विस की बात कर लेते हैं, अगर 20 लाख तक है प्लस अब आप करते हैं कि आपने नया नया बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप है, ठीक है, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे क्लाइंट आपको GST नहीं मांग रहा है तो आप 20 लाख रुपए तक, जैसे आपका, मैं हूँ GST में रजिस्टर्ड, आप GST में रजिस्टर्ड नहीं है, हम दोनों
एक ही सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरी फीस है 1000 रुपये और आपकी भी फीस है 1000 रुपये। अब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मैं उसको बिल करूंगा 1000 प्लस 118% जीएसटी 118 रुपये, 1180 का बिल, ठीक है। 180 रुपए की जीएसटी आएगी। आप बिल करोगे सेम सर्विस का 1000। तो एज एन स्टार्टिंग फेज में जो इंडिविजुअल है जिसको जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं लेना, अब अगर मैं एक सैलरीड, आप कोई बंदा है जिसकी सैलरी की इनकम है, मैं उसकी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मैंने 1180 चार्ज किया, आपने 1000, तो वो कहेगा मुझे तो क्रेडिट नहीं लेना जीएसटी। तो हो सकता है कि वो आपसे ही भरवाए सेम पैरिटी। तो ये है। अब क्या है कि मान लो कभी कभी क्या है कि सामने वाली पार्टी हमसे कहती है कि जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो हम आपसे सर्विस नहीं लेंगे, तो उस केस में आपको 0 टर्नओवर पे भी लेना पड़ता है। या सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, वो क्या करेगी जी, मैंने 1000 रुपए लिए पर 180 जीएसटी लगाया, वो उसका क्रेडिट ले लेगी, तो उसके लिए बराबर पड़ गया। अगर आगे वो अगर एंड यूजर है तो उसको तो देखिए जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, भुगतना लास्ट में एंड यूजर को ही है, जो पे करना है, जो बर्डन है उसका एंड यूजर का। अब बिजनेसमैन क्या, अगर किसी ने मुझसे सर्विस ली तो वो आगे वो कस्टमर पे पास ऑन कर देगा वो जीएसटी, वो उसका बेनिफिट ले लेगा। तो इसलिए अगर 20 लाख तक आपको अगर कोई कंपल्सन नहीं है, तो मैं कहूँगा कि लोगों को सस्ता सामान पहुंचाने के लिए, सस्ता आपको सर्विसेज अपनी सस्ती करने के लिए आप जीएसटी 20 लाख तक मत लीजिए अगर कोई कंपल्सन, सिरदर्दी भी नहीं रहेगी। और आप अपने फोकस बिजनेस पे, कंप्लायंस से ज़्यादा आप फिर अपने बिजनेस पे फोकस करिए, पर ईमानदारी से अपनी सारी बिजनेस बैंक में रिसीट करिए, करंट अकाउंट खुलवाइए। और जीएसटी सरकार ने अगर हमें मोहलत दी है, वो भी चाहते हैं कि अभी आप छोटे हो तो आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। एक 20 लाख रुपए एक अच्छा हैंडसम अमाउंट होता है, उसके बाद आप कंप्लायंसेस में। तो जैसे कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो मिनिमम उसको क्या क्या रजिस्ट्रेशंस कराने चाहिए, सिंपल से स्टेप्स बता दीजिए। देखिए स्टार्टअप है, स्टार्टअप अब सबसे पहले तो देखिए आपका फोकस क्या। अगर आगे चल के आपको लगता है कि हमें अपनी इक्विटी लिक्विडेट करनी है, ठीक है, या आगे चल के हमें इन्वेस्टर्स बाहर से लाने हैं, या कुछ और आपको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, ठीक है। देखिए जैसे ही मैं आपके सामने कार्ड रखता हूँ, अर्पित पोरवाल प्रोप्राइटर, ठीक है, तो आपकी कन्विंसिंग थोड़ी कम रहेगी। मैं एक कार्ड रखता हूँ अर्पित पोरवाल डायरेक्टर, तो आपको लगेगा जी हाँ ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो क्या है कि कन्विंसिंग ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आपको इक्विटी लिक्विडेट करनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी ही पड़ेगी। आपको अगर इंटरनेशनल जाना है, अगर आप बाहर जाते हैं तो उन्हें बाहर अगर किसी फॉरेन कंपनी को पिच करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये फर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये बंदा भागेगा नहीं, गवर्नमेंट के पास इसका आधार कार्ड सब कुछ प्रूफ है, प्रॉपर बैंकिंग चैनल है, हर चीज़ गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में है। तो अगर आपकी जैसे आजकल कंपनियां, आप 15,000 में आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो खुल जाती है, उसके बाद आप सबसे बढ़िया आप प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। एक इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है DPIIT, वो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आप अपनी फर्म को स्टार्टअप में, अगर आप इनोवेटिव बिजनेस करते हो तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर कर सकते हो, तो उसमें आप रजिस्टर नहीं कर सकते। उसके लिए LLP होनी चाहिए, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, या फिर आपकी OPC, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो मेरे हिसाब से अब दिक्कत क्या होती है, पहले लोग सोचते हैं कि हम प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करें, कंप्लायंस कम होगी, उसके बाद हम कन्वर्ट करा लेंगे। अब कन्वर्जन में क्या होता है कि GST नंबर चेंज हो जाता है, अच्छा, ठीक है। अब GST नंबर क्योंकि पेन बेस्ड होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अलग पेन होता है, प्रोप्राइटरशिप का पेन अलग, सीक्वेंसिंग चलती है, तो वो GST नंबर चेंज हो जाता है। अब आप कहीं इम्पैनल्ड हो तो वो आप उनसे कहोगे कि आप वो हटाइए, हमें नया प्लस हो सकता है एक दूसरा चैलेंज ये आता है कि हो सकता है आपको वो नाम मिले ही ना कंपनी में, ठीक है। आपने प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर ली, हो सकता है कंपनी में वो काम आपको पहले ही से किसी ने ले रखा हो, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर ऐसा कुछ प्लान करो तो आप ट्रेडमार्क के लिए चले जाओ स्टार्टिंग में, प्रोप्राइटरशिप में। तो मेरे हिसाब से एक बार देखो, लोग भी आपके बिजनेस में तब इन्वेस्ट करेंगे, जब इंटरेस्ट लेंगे, जब आपने कुछ लगा रखा हो। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो, ठीक है, आप अपना कार्ड वहां देते हो, उसको लगता है कि इसने पेन लिया है, ही सीरियस अबाउट हिज बिजनेस, ठीक है। उनको ये नहीं लगता है कि जी मजे मजे में शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो आपको सीरियसली लेते हैं। जो बंदा पैसा लगा के आता है, ठीक है, तो उसको लोग सीरियसली समझते हैं। नहीं तो वो तो सोचते हैं बहुत कंपनियां खुलती हैं, बहुत बंद हो जाती हैं। आप अपना ऑफिस, आप रजिस्टर्ड ऑफिस लो, आप अच्छे से तैयार होके जाते हो, आप अपने ऑफिस की टीम दिखाते हो, फोटोज दिखाते हो, तो वहाँ पे उनको लगता है कि जी वो हमसे काम
मतलब वो काम जो देना है ये ठीक है, ये बंदे के पास काम है, इसको ऐसा नहीं है कि इसको काम हम ही से चाहिए। तो उनके दिमाग में ये आता है कि नहीं, इसकी काम की क्वालिटी अच्छी है, इसके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, हम इसके कस्टमर बनेंगे। ये तो एक फील आती है उनको कि लंबे गोल्स है, कोई शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म है। अब आप प्रोप्राइटरशिप में जाओ तो वो सीरियस ही नहीं। जब आप अपने धंधे पे देखो यह है कि आप जब आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाई तो आप सीरियस हो, आप लॉन्ग टर्म। अगर आप आप अपने धंधे के लिए आप ही सीरियस नहीं है तो सामने वाला बंदा आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको सीरियसली एक्ट करना है और सीरियसली काम करना है। आजकल ना कंटेंट क्रिएटर्स काफ़ी पैसा कमा रहा है, तो कंटेंट क्रिएटर्स भी जो है ना जीएसटी नंबर्स भी ले रहा है, तो जीएसटी नंबर लेकर वो क्या क्या बेनिफिट ले सकता है? अगर कोई कंटेंट क्रिएटर देख रहा हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, सबसे बड़ी है कि 20 लाख तक आपका अगर टर्नओवर है तो फिर, क्योंकि आपके केस में अब जैसे आपने कंटेंट है, आपने किसी कंपनी के लिए कंटेंट बनाना शुरू किया, उनके एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस देने के लिए, कुछ भी कहे, क्योंकि ब्रांडिंग भी होती है, ब्रांड कोलैबोरेशंस भी होते हैं। तो क्या होता है कि वो कंपनी कहती है सर आप अपना मुझे इनवॉइस, अब आपने 5 लाख रुपए चार्ज किया उस ब्रांड के कोलैबोरेशन के लिए, तो वो आपसे इनवॉइस मांगते हैं। अब इनवॉइस में वो कहते हैं सर जीएसटी नंबर चाहिए हमें, तो आप वही है कि वो थोड़ा ऑथेंटिक है। अब क्या है कि जैसे 5 लाख रुपए का आपने इनवॉइस रेज किया तो वहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तो सामने वाली जो भी है कंटेंट जिन्होंने ब्रांड कोलैबोरेशन करा है उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। प्लस वो आपको एक नंबर में सेल करेंगे। तो वही मैं कहूँगा कि 20 लाख तक है आपकी लिमिट, तो आप मत करिए। या आपसे अगर कोई कहता है जी हमें जीएसटी में रजिस्टर, बेनिफिट यही है कि जैसे आपने कैमरा खरीदा, ठीक है, इस पे आप जीएसटी दे के आए, तो ये जीएसटी आप इनपुट में गया। अब आपने कैमरा खरीदा 5 लाख रुपए के, 2 कैमरे खरीदे, 3 कैमरे, आपने जैसे रेंट पे ये लिया, इस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ा। ये सब जीएसटी आप इसको क्रेडिट के तौर पे यूज करके आगे अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। आजकल ना आईटीआर फाइल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, काफ़ी लोग भरते भी है, लेकिन कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता इसकी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझाइए थोड़ा। तो ये सबसे बड़े ज़रूरी है कि अगर आप, सरकार ये कहती है कि 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर भरनी है, ठीक है। तो अब सबसे भरनी क्यों है कि आज आप 15 लाख रुपए कमाते हैं या 12 लाख रुपए, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इस साल आप 12 लाख कमाते हैं, कोई टैक्स नहीं देना, आपने 12 लाख कमाया, आपने 12 लाख कमाया, उसके बाद आपने 6 लाख खर्च कर लिए, 6 लाख बच गए आपके। आपने ऐसे 10 साल किया, आपके पास 60 लाख रुपए बच गए। अब आप 10 साल बाद कहते हो मुझे घर खरीदना है, 60 लाख रुपए का आप घर कैश में खरीदना है या बैंक से ही खरीदना है। अब आपने उसको पेमेंट की, सरकार पूछेगा आपके पास 60 लाख कहाँ से आए, तो आप कहोगे ये 10 आईटीआर है मेरे पास, 12 लाख कमाता था, 6 खर्च करता, 6 बचाता। सरकार कहेगी ठीक है, अब मैं 10 साल से आईटीआर में, मैं 60 लाख का घर खरीदने गया, सरकार मुझसे पूछेगी कहाँ से आया, मैं क्या दिखाऊंगा। तो आईटीआर है इनकम टैक्स रिटर्न की, आप इसकी इतनी इनकम है, वो एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है कि आपकी इतनी इनकम है, वो गवर्नमेंट सर्टिफाई कर रही है। तो उस केस से कि आप अपनी एक्सपेंडिचर जब भी करोगे फ्यूचर में, तो उससे गवर्नमेंट को ये पता है कि ये बंदा कमाता है इसीलिए खर्च कर रहा है। ये नहीं है कि वही है कि अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करी तो वो ब्लैक मनी हो गई। आप उसको जब खर्च करने जाओगे गवर्नमेंट कहेगी जी आप तो ब्लैक मनी खर्च कर रहे हो। दूसरा क्या है, कभी आप लोन लेने गए तो आप लोन तो उसे मिलता है जो वापस कर पाए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते होगे तो गवर्नमेंट बैंक को पता है कि भैया आप भरते हो, आपकी इनकम है। मैं कहूँ जी मेरी 10 करोड़ रुपए इनकम है, तो आप कैसे जानोगे? आप मेरा बैंक स्टेटमेंट में तो मैं इससे एंट्री ले लूँ, उससे एंट्री ले लूँ, 4 लोगों से एंट्री ले लूँ, फिर उनकी वापस कर दूँ। आप कहोगे जी 10 लाख रुपए इनकम, 10 करोड़ रुपए इनकम है, तो आप टैक्स देते होगे, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। तो किसी भी चीज को बताने के लिए आपका नाम अगर XYZ कुछ भी है, मेरा नाम अर्पित पोरवाल, मैं कैसे दिखाऊंगा? आधार कार्ड से, पैन कार्ड से। ऐसी में अपनी इनकम का प्रूफ है मेरा इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको लोन लेने में मदद मिलती है, आपको अपनी अनडिस्क्लोज, आपकी अगर कल को आप फ्यूचर में कोई खर्चा करते हो तो उसका एक प्रूफ है कि जी मैं इनकम डिस्क्लोज करता, मैं इतना कमाता हूँ, ठीक है। प्लस एक फायदे के अलावा सबसे बड़ी है कि ये मैंडेटरी है भरना, लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि इसको भरना। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर निकालने होते हैं, गवर्नमेंट को बजट बनाना होता है, गवर्नमेंट को पर कैपिटा इनकम निकालनी होती है जीडीपी के हिसाब से। तो कैसे ये सब डाटा इकट्ठा करके ही बनाती है। तो आईटीआर बनना जरूरी है। और आपको ठीक है, आपका जैसे टीडीएस कटा, अब आपकी इनकम है 12 लाख रुपए तक, कोई टैक्स नहीं है। आपने गाड़ी खरीदी या आपने 6 लाख रुपए की
इनकम किसी ब्रांड किसी कंपनी को दी, उसने आपका 10% TDS काट लिया, 60,000 रुपए, अब आपको वो वापस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप 12 लाख टैक्स तो बनेगा नहीं आपका, तो आप ITR के बिना वो वापस नहीं करते हो। कुछ लोगों गाड़ी खरीदते हैं तो उनका TCS कट जाता है 10 लाख से ऊपर, तो वो वापस लेने के लिए ITR चाहिए। तो बहुत सारी ITR एक मतलब ऐसे है कि आप पैसा कमा रहे हो तो आपको भरनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने। अब लोग क्या करते हैं, पहले उनसे कहो भरवा लो सर, अरे क्या करना, फिर उन्हें लोन की जरूरत पड़ती बिजनेस के लिए, अब वो कहते हैं बैंक मांग रहा 3 साल की ITR, तो मेरी 3 साल की ITR कर दो। मैंने सर आप एक बार बैंक से पता कर लो, वो 3 साल की ITR आज की डेट में भरी जाएंगी। बैंक अब आपने लोन लेने के लिए ITR भरी तो बैंक कहेगा जी मैं क्यों लोन दूं, ये तो गलत काम किया ना। आप अगर सच्चे इंसान होते तो 3 साल भरते ना ITR, आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता। पेनल्टी भी लगती है शायद हाँ, बाद में, वो तो बाद में पेनल्टी वो कहते हैं जी। फिर मैं उनसे कहता हूँ बैंक में पता करो आज की डेट में ले लेंगे तीनों ITR, कहते हैं नहीं सर बैंक तो कह रहा है मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। मैंने कहा तब मैं आपसे कहता भरवा लो, तब आप कहते हैं नहीं भरेंगे। तो इसलिए अब क्या है कि आप समझो 140 करोड़ में मात्र 8 करोड़ लोग भरते हैं, 132 करोड़ मान लो बच्चे हटा दो, बूढ़े हटा दो जिनकी इनकम नहीं, फिर भी कितने लोग नहीं भरते हैं। और जब तक इनकम नहीं भर, आप ठीक है रोड के यूसेज आप टैक्स देते हो, उससे सरकार डेवलपमेंट करती है देश का, रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, टैक्स आपको देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे देश में हाँ भले ही मैं कहता हूँ यहाँ साफ हवा साफ पानी नहीं मिल रही, लेकिन हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट काम कर रही है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा उसके लिए। मैंने देखा ना बैंक में गया था तो एक कोई छोटे से बिजनेस ओनर थे, मतलब गांव की दुकान थी, तो उनको लोन चाहिए था। उन्होंने बोला कि 3 साल का मुझे ITR दिखा दो। मैं बोला कि हम तो आम आदमी, हमारा ITR तो है नहीं, स्टेटमेंट बैंक की उन्होंने कि इसमें भी कुछ खास है नहीं, सिविल स्कोर भी तुम्हारा नहीं है, कैसे दूं। तो गए हमें पता नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ITR अगर आपकी इनकम बहुत कम भी है ना तो भी भरो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कहा 2.5 लाख से ऊपर लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, 2.5 लाख से ऊपर भरनी चाहिए, कम में भी है। मैं कह रहा हूँ आप जैसे कोई भी है, आज आप समझो कि आप अगर आप अपनी एक फैमिली है आपकी, तो आप 30,000 40,000 रुपए तो कमा ही रहे होगे, तभी तो आप इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहे हो। अब आप हो सकता है ट्यूशन इनकम से ही कमा रहे हो, आप भरो ट्यूशन इनकम की ITR। आप कभी लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, कभी आपको जैसे आपको गाड़ी लेनी है, आपने 5 साल रुपए पैसा कमाया, गाड़ी आपने 10 लाख के ऊपर गाड़ी ली, तुरंत TCS कट गया। अब आप इनकम टैक्स के पास गए TCS वापस लेने, इनकम टैक्स कहेगा आपने कैसे गाड़ी ले ली, आपके पास कहाँ से इनकम आई। 30 आप प्रॉपर्टी लेते हो, प्रॉपर्टी में भी रिपोर्टिंग होती है आजकल में, 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी वो भी रिपोर्ट हो जाती। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने तो जिंदगी भर बचाई, पैसा बचा के खरीदी, आपकी खून पसीने कमाई थी, इनकम टैक्स आपसे सवाल पूछ रहा है। एक नोटिस आता, आदमी के हाथ पैर कांप जाते हैं कि सर CA साहब देखो नोटिस क्यों आया, ठीक है। अब वो नोटिस आया, उसका रिप्लाई देने के लिए CA साहब अलग से पैसे लेंगे, ठीक है। आप ITR भरते और नोटिस में फिर वो सेटल करने के अलग से पैसे लगे। आप ITR भरते तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं होती। अब बात करता है कुछ EMI वगैरह के बारे में। जैसा आजकल जो है ना EMI कल्चर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो मतलब शहरों में कॉर्पोरेट में रहकर जो है ना 30-40 हज़ार की सैलरी है, मंथली EMI 20-25 हज़ार की जा रही है। तो ये मतलब सेफ है या फिर क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो मैं देखता हूँ लोग फ़ोन की EMI लेते थे, लैपटॉप की लेते थे, आजकल तो लोग घूमने जाने के लिए भी EMI लेने लगे हैं, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये डेड ट्रैप है। ट्रैप सबसे बड़ा है कि आप 40,000 रुपये महीने कमा रहे हो, ठीक है। अब आप 40,000 कमा के 25,000 अगर EMI दे रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे घर होना चाहिए, ठीक है। आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हो, खाना खर्चा भी वही कर रहे होंगे, क्योंकि 15,000 में ना तो आप घर का रेंट दे सकते हो, ना ही आप खाना खर्चा अपना दे सकते हो। अब ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है, ठीक है। आप 40,000 आपके पास इन हैंड है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना वाइफ है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप को कुछ देना। आपने एक गैजेट खरीद लिया, 25 एक लैपटॉप खरीद लिया, एक मोबाइल खरीद लिया एप्पल का जी 3 लाख का, उसमें आपकी 25,000 रुपये EMI जा रही है। एक बाइक खरीद ली, ठीक है, वो समझ में आती है। पर आप सोचो कि अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है और आप 50-60 हज़ार रुपये EMI दे रहे हो। अब देखो आप मोबाइल अगर आपको आजकल लोग सबसे ज़्यादा ना स्टेटस के पीछे भागते हैं कि मेरे पास एप्पल का आईफोन होगा तो लोग हमें अच्छा समझेंगे। एप्पल का आईफोन तो हर गली बंदा चला रहा है आजकल, गली गली में,
ठीक है, आपकी व्यक्तित्व, आपके नॉलेज पे आपको लोग जज करेंगे, आपके आईफोन पे, आपके स्टेटस पे नहीं जो जज करेंगे। आप मोबाइल का काम है आपसे एक दूसरे से बातचीत करना, आपको एंटरटेन करना। आप कोई छोटा मोबाइल भी खरीद लो, ठीक है। अगर आप समझो कि ये है कि आपका मोबाइल आपकी सैलरी का 10 टाइम्स हो, मतलब 1/10 होना चाहिए। अगर 1 लाख सैलरी है तो 10,000 का मोबाइल होना चाहिए आपके पास। पर यहाँ क्या करते हैं, 50,000 की सैलरी 1.5 लाख का फ़ोन खरीदते हैं। इनसे कोई फायदा नहीं। आप फ़ोन छोटा खरीद लो। आप बाइक शुरुआत में देखो, जितना पैसा आप बचाओगे आपके जीवन में उतना ही काम आएगा। लोग सोचते हैं कि जी आप ठीक है, एक थ्योरी होती है 50-30-20 का रेशियो होता है कि 50% पैसा हमें अपनी वांट्स पे खर्च करना चाहिए, नीड पे। नीड हो गई कि आपको रहना, खाना और आपका रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरी हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। आप आपका वांट्स, फिर 30% आपकी वांट्स पे खर्च होना है। वांट्स हो गई कि आप बाहर कभी खाना खाने चले गए, आप टूर पे चले गए, ट्रैवलिंग पे चले गए, और 20% पैसा आपको अपना सेव करना चाहिए। देखो कोरोना आया था, 6 महीने पूरी दुनिया, पूरे इंडिया बंद रहा। आपके पास, आप मान लो आप कमा रहे हो, आपके पास अगर 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप कैसे सरवाइव करोगे? लोग, ठीक है, आप ऐसी सिचुएशन तो कभी भी फ्यूचर में आ सकते हैं। मान लो आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब है, आप जा रहे हो, आप गिर गए, आपका पैर टूट गया, ठीक है, 6 महीने आप बेड रेस्ट पे, आपकी नौकरी में पैसा देना बंद कर दिया, फिर आप क्या करोगे? तो EMI चल रही है, वो 25,000 कटनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि हर चीज़ सही है, घूमना फिरना, लाइफ है बहुत छोटी है, लोग कहते हैं एंजॉय करो, ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा पैसा बचा के भी रखो, और EMI कम से कम अपनी रखो, ठीक है। जब आपकी है, आप वेट करो, मेहनत करो, आप एक्टिव सोर्स से ज़्यादा एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पे जनरेट करो, ठीक है। आजकल आप देखो इन्फ्लुएंसर है, हर कोई रील बना रहा और सबको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा, अगर आप अच्छे हो, कैमरे के सामने बोल सकते हो, तो आप कंटेंट बना सकते हो, कुछ नहीं है। आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आसपास बच्चे हैं, उनको पढ़ा के आप इनकम जनरेट कर सकते हो। आप अपना पैसा बचा के उसको FD, म्यूचुअल फंड में डाल के, एक वो भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, आप फ्रीलांसिंग जॉब भी होती हैं। आप जितनी देर रील चलाते हो, 1 घंटा फ्रीलांसिंग कर लो, आप 4,000-5,000 रुपये कमा लोगे। तो आपको एक्टिव सोर्स के साथ साथ अपना पैसिव सोर्स भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में तभी सर्वाइव कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर इसको एंजॉय करो। मैंने ना अभी इस बात से मुझे याद आया कि एक जो है ना, जैसे कि iPhone 17 है और 17 Pro Max है, तो अभी जो है ना दोनों ही जो है ना काफी सिमिलर है, मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस तीसरे कैमरे का फर्क है। और प्रो में जो है ना कैमरे में कुछ 120 FPS में वीडियोस वगैरह बना सकते हो। तो एक आम से इंसान थे, उन्होंने बोला मुझे 3 कैमरे वाला ही आईफोन चाहिए, और उन्होंने ले लिया, लेकिन उसका तीसरा कैमरा आज तक यूज नहीं करा, उसके लिए दुगने पैसे खर्च करे। तो ऐसे भी लोग करते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि लोग मतलब आप अंधों की तरह फॉलो कर रहे हो ट्रेंड को, ठीक है। मैं अब आईफोन हर साल आता है, और मैंने देखे बहुत से लोग वो 1 साल ही चलाते हैं, उनको लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल। पैसा आपके पास है, प्लस उस पैसे का सदुपयोग करो, ठीक है, अच्छी जगह लगाओ। मैं कह रहा हूँ उसको अच्छी। अब आईफोन आपको क्या सुख दे रहा है? 15 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद आपको वही पुरानी वाली फीलिंग आती है। 15 दिन तक कपड़े में लपेट के रखेंगे, हाँ, फिर वो वैसी फिर वो पुरानी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। मतलब आप, अगर आपका ऐसा बिजनेस है, कोई आपके आईफोन देख के आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आप उसके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहे हो उससे आप इन्फ्लुएंस होगा। अब मोबाइल कंपनियां भी, मैं देख रहा था कि जैसे मैंने 256 स्पेस GB का फोन ले रखा, तो मैं देख रहा था कि 1-1.5 साल बाद वो अपने आप भरना शुरू हो जाता, ठीक है। और जब मैं सोचता हूँ ला उसको खाली कर दूं, तो मैं देखता हूँ ना उसमें वीडियो है ना फोटो है। तो पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर ये अपडेट करते हैं, बार बार अपडेट्स आते हैं सॉफ्टवेयर के, से मोबाइल कंपनियां भी जबरदस्ती आपका स्पेस। अब आपका क्या है कि आप सोचोगे यार 256 में मेरा काम नहीं हो रहा, अब आप जाओगे 512 या 1 TB के लिए, तो आप ये फ़ोन अपना डिस्कार्ड करोगे ना, बेचोगे नहीं कि आप सोचोगे एक इमरजेंसी में एक फ़ोन रख देता हूँ सरप्लस, तो वो फ़ोन आपका काम आ जाएगा। तो इसलिए सबसे आप ये, मुझे मोबाइल टेक कंपनीज की भी टेक्निक लगती है, ये फ़ोन रिप्लेस करवाने का एक तरीका लगता है। जैसे किसी के पास 20 लाख कैश है, ठीक है, और उसको 20 लाख की कार भी लेनी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब मेरे पास 20 लाख कैश है, मैं 20 लाख कैश देकर कार लूंगा,
4-5 लाख का इंटरेस्ट क्यों पे करूँ? कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये बेवकूफ़ी है, हमें लोन पे लेनी चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? तो ये अगर आपके पास 20 लाख कैश है और वो अकाउंटेड है, मतलब कि गवर्नमेंट की नज़र में हाँ, है, मतलब एक नंबर ठीक है, एक नंबर का कैश है, तो अब आप देखिए दो तरीके हैं। अब मैं एक बार एक बैंक की ऑडिट करने गया था, बहुत बड़ा बैंक था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मैंने लोन देखे। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, हिंदुजा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो तीन भारत की आप टॉप बिजनेस हाउस। तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने लोन में जो सिक्योरिटी दे रखी थी वो म्यूचुअल फंड की दे रखी थी। तो मैंने देखा, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया वहाँ पे कि वो लोग क्या करते हैं, जब आप बड़ा बिजनेस हाउस होता है ना, वो लोन देता है बैंक, उनको बहुत मिनिमम रेट पे लोन देता है, 9% पे। अब उनको 9% पे लोन मिला और उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनका रिटर्न आ रहा 12%। अब आप सोचो, उन्होंने अपना पैसा भी नहीं लगाया, ठीक है, बिजनेस में पैसा उनका म्यूचुअल फंड में लगा, 3% उन्हें रिटर्न मिल रही है। अब उनका क्या कॉन्सेप्ट, जब अपना पैसा नहीं लगा होता तो वो, जब जैसे आपका पैसा लगा है अपनी गाड़ी में या अब कोई भी चीज में, तो अब थोड़ी सी डर लगता है, कहते हैं जी लोन बैंक का पैसा है ना, हम एग्रेसिवली धंधा करते हैं, ठीक है। दूसरा, हमें तो 3% मिल और रहा, धंधा तो कमा के दे ही रहा, उसके बाद इस लोन से हमें 3% मिल रहा है। तो कभी कभी लोन लेना, लीवरेज इफेक्ट इसको बोलते हैं, लोन लेना बेनिफिशियल होता है बिजनेस के लिए। मेरे हिसाब से अगर 20% आप, अगर आपको, जैसे आप कार लोन लेने जाते हो, आपको 9% में मिल जाए और आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 15% की रिटर्न दे रही है, तो आप कार लोन लेके 15% अपना पैसा 20 लाख वहां पार कर दो और वहां से आप 15% कमाओ, 6% आपको नेट में इनकम है, ठीक है। प्लस आपको लगता है नहीं मेरा पैसा आइडियली पड़ा रहेगा, तो हर महीने EMI क्यों देनी, इंटरेस्ट का खर्चा क्यों देनी, फिर तो आप ले लो। और एक चीज और होती है, सेम इंटरेस्ट भी है तो डिक्रीजिंग प्रिंसिपल रहता है उसका, और उसका इंक्रीजिंग रहता है तो भी, ये भी फायदा है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात है, अगर आपके पैसे की आपको वैल्यू पता है, आपको लगता है कि मैं बहुत लोग देखे होम लोन लेते हैं, ठीक है, प्लस दूसरा इनकम टैक्स की, अब आप 1 करोड़, अब आप 20 लाख कह रहे, प्लस अभी आपकी 1 करोड़ की है, 1 करोड़ की बात है, कार लेते हो, इनकम टैक्स कहेगा यार 1 करोड़ की तो तू कार ले रहा, कम से कम तेरे पास 100 करोड़ होंगे, बेफालतू में एक नोटिस आ जाएगा, उसका आप जवाब देते रहो, ठीक है। इससे बढ़िया ये है कि आप अपना लो पैसा, उसको धंधे में लगाओ या कहीं और पार्क कर दो जहाँ पे आपको बेटर रिटर्न आ रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है। अब काफी सारे लोग जो है ना, जैसे स्टूडेंट है और काम मतलब जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी, तो उनका सिविल स्कोर होता नहीं है, तो कुछ टिप्स दीजिए ताकि वो अपना अच्छा सिविल स्कोर बिल्ड कर पाए। मगर बहुत से लोग होते हैं जो लोन नहीं लेना चाहते, वो है कि जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाओ। तो उसके लिए क्या है कि फिर कभी कभी जरूरत है को, आपको अगर आपने अपने दम पे सब कुछ खड़ा किया है, ठीक है, आप, तो उसमें क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी 2 लोन तो लेने ही पड़ जाते हैं, कार लोन और एक होम लोन। तो अब वहां पे जब निल सिविल स्कोर होता है या विदाउट नो सिविल होता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा आता है, ठीक है। आप देखोगे कि 800 ऊपर सिविल है तो स्लैब होते हैं बैंक के कि इंटरेस्ट रेट ये है, 800 के नीचे है तो इंटरेस्ट रेट ये है। तो उसके लिए क्या करो, जैसे मेरे साथ भी था, मैंने भी कभी लोन नहीं लिया था, अब मुझे पता था मुझे कार लोन लेना या मुझे होम लोन लेना, तो मैंने क्या किया, एक फोन लिया, छोटा था 10-12 हज़ार का, और उस पे EMI बना कर ली, और उसकी EMI में 1000-1500 रुपए की EMI थी, हर महीने पे करने लगा, अच्छे से पे किया, छोटे छोटे लोन लेके, तो मेरा सिविल बन गया। सिविल बनने से उससे फिर मैं जब बैंक में अपना कार लोन लेने गया या मैंने अपना होम लोन लिया, तब उस केस में हमें ये फायदा हुआ कि हमें कम इंटरेस्ट रेट पे मिला। वहीं अगर मैंने बैंक से पूछा, अगर मेरा सिविल ही नहीं होता, जैसे मेरा सिविल 800 के नीचे था, तो उन्होंने कहा जी आपको इस परसेंटेज पे मिलेगा, अगर आपका 800 के ऊपर होता तो ये मिलता। मैं कहता अगर मेरा सिविल नहीं होता, वो कहते तो और महंगा मिलता। तो ये एक है कि छोटे छोटे लोन ले लो जो आपको बर्डन भी ना पड़े, और इससे क्या आपकी सिविल क्रिएट हो जाए। विदाउट सिविल आपको बहुत दिक्कत होगी। हम अपनी यंग एज में काफ़ी मतलब पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट का नहीं सोचते कि जब हम काम वगैरह बंद कर देंगे, एज हो जाएगी, तो कुछ टिप्स दीजिए कि जब रिटायरमेंट टाइम आए, जो बिजनेसमैन है या फिर प्राइवेट जॉब वगैरह करता है, तो क्या प्लान होना चाहिए ताकि एज आने पर सही फंडिंग रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने ऊपर एक छत बनाइए, मतलब एक घर लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आज आप काम कर रहे हो, कल को किसी कारण बस आपका काम कम हो जाए या ना होने या बंद हो जाए, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास
रेंट देने की सरदर्दी नहीं होगी, खाना पीने के लिए आप इतना तो आपकी सेविंग होगी, पर रेंट बहुत बड़ा चंक है। ठीक है, आप देखो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप 30-40% ऑफ इनकम अपना रेंट में दे देते हो, तो रेंट एक बहुत बड़ा चंक है। तो सबसे पहले आपके पास घर होना चाहिए, एक स्थिरता आ जाती है आपके पास। ठीक है, स्टेबिलिटी है कि जी आपके पास घर है। ठीक है, प्लस आपको इधर उधर स्विच नहीं करना। ठीक है, और क्योंकि आप जिंदगी भर तो कमाते नहीं रहोगे, आपका रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट के लिए आप जितनी जल्दी आप शुरू कर सको, म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, उसमें आप अपना गोल सेट कर लो कि जी 50 साल की उम्र में हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है, SIPs होती हैं। ठीक है, फिर आपको लगता है कि सारा वही हमने कहा जो संतरे की टोकरी में FDs में इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा गोल्ड भी ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली। उससे क्या है कि आप हर महीने आपने कहा 20% आप मिनिमम सेव करो आप अपना, और उसको इसमें नहीं है कि आपने सेव किया फिर उससे घूमने चले गए, उससे गाड़ी खरीद, वो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किया, एक इमरजेंसी के लिए सेव किया। और उससे क्या है कि आप अपना जो भी है अपना रिटायरमेंट, क्योंकि हो सकता है कि आप ओल्ड एज में काम करने वाला, बीमारियां भी आती हैं, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, एक अपना घर सबसे पहले बनाने की, चाहे छोटा ही सा घर लो, पर सबसे पहले एक घर अपना बनाओ, जिससे कि एक स्टेबिलिटी आ जाए आपको। आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, क्या आपकी नौकरी है नहीं है, आपके पास रहने के लिए छत है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करिए, आप FD में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड, अगर आपकी एज ग्रुप कम है तो म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट शेयर्स मार्केट में भी कर सकते हैं अगर नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो कर सकते, नहीं तो सबसे अच्छा स्रोत है म्यूचुअल फंड। वहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स बैठे हैं, वो आपका पैसा सही जगह लगाते हैं। FDs हैं, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर देखो इस समय कितना बूम पे है, तो मल्टीपल जगह रखिए सब, क्योंकि कहीं लॉस हुआ तो कोई कवर होगा। जैसे गोल्ड और शेयर मार्केट का इन्वर्स रिलेशन है, अगर शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, तो इसीलिए कहा जाता है हेजिंग होती है ये। इसीलिए कहा जाता है कि आप अलग अलग जगह रखेंगे। आपने सारा पैसा शेयर मार्केट रख दिया, शेयर मार्केट गिर गया एकदम से, आप पैनिक कर जाओ। आपको पता है 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में है, 1 लाख ही गोल्ड में है, जितना गिरेगा वो उतना उचकेगा। तो ये अपना कॉर्पस इकट्ठा करिए कम रिटायरमेंट का, और हैप्पी रिटायरमेंट आप एंजॉय करिए, पूरी ज़िंदगी एंजॉय करिए, क्योंकि रिटायरमेंट में आपको ये दिक्कत नहीं होगा अब आपको जाना पड़ रहा है, आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं। अपना फंड होगा, अपना एंजॉय करिए, फार्म हाउस बनाइए, वहाँ रहिए, अपना मजे लीजिए। कुछ लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफ है, कुछ को लगता है कि रिस्की है, तो आपके हिसाब से कितना सेफ है? देखिए, शेयर मार्केट में पैसा लगता है म्यूचुअल फंड का। अब उसमें क्या है कि एक इक्विटी लिंक्ड ELSS भी होते हैं, डेट फंड भी होते हैं, लेकिन देखिए कंपैरिजन क्या, अब आप FD से कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड रिस्की है, आप डायरेक्ट शेयर मार्केट से इन्वेस्ट करेंगे तो वो सेफ है। क्योंकि आप, हो सकता है आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, शेयर मार्केट नहीं है तो आपने कहीं से टिप सुनी, ठीक है, जैसे हर्षद मेहता ने उसमें वेब सीरीज में कहा था कि टिप केवल होटल में मिलती है, मार्केट में नहीं मिलती है। तो आपने किसी से सुना ये शेयर खरीद लो, आपने खरीद लिया उस टिप से, पर वो बंदा जो टिप दे रहा है वो कितना नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है। इसलिए आप अपना पैसा, सबसे बढ़िया है कि आप म्यूचुअल फंड में दे दीजिए, वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो आपका पैसा सही जगह पार करेंगे बिना किसी, मतलब आपको वो गोल्ड में भी लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, डेट फंड्स में भी लगाते हैं। फिर आप अगर सेफ्टी में जाएं तो FD सबसे अच्छा ऑप्शन है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, NSE बॉन्ड्स आते हैं, तो ये सेफर ऑप्शंस हैं। RD है, रिकरिंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस, नहीं तो बैंक अकाउंट में आप अपने ही अकाउंट में पड़ा रहने दीजिए, सेफेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड आप देखिए कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, आप 80 अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया, गोल्ड सिल्वर भी है, ठीक है। तो आप अब देखिए जैसे जैसे लोगों के पास ग्रो करेगा, इंडिया 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग GDP है, जब ग्रो करेगी कंट्री तो पैसा आएगा लोगों का, परचेसिंग पावर आएगी, जब परचेसिंग पावर आएगी तो वो पैसा खर्च करेंगे तो चीज़ें महंगी होंगी। तो आज के एपिसोड में मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी सारे डार्क चीज़ें जो वैसे सामने नहीं आ पाती है, वो सब कुछ हमें पता चला। तो ऑडियंस के साथ कुछ बोलना चाहे तो आप शेयर कर सकते। मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई भी डाउट है तो आप अपने, जैसे आपको ITR से रिलेटेड डाउट है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, पहले तो आप अपनी रिसर्च करिए, ठीक है,
फिर उसके बाद आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और ईमेल आईडी या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मिल जाएंगे। तो वहाँ और फिर आप मल्टीपल राय लीजिए और वहाँ से अपना एक जजमेंट बनाइए कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, कौन से फंड है। जैसे इन्वेस्टमेंट भी लोग क्या करते हैं एफडी में, कि कोई आया रिश्तेदार वो LIC करके चला गया, ठीक है, कोई आया उन्होंने कहा जी इसमें डाल दो एफडी में। आप जैसे आज नया ज़माना है तो नए ज़माने के इन्वेस्टमेंट्स भी आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा क्या है कि आप हो सकता है कि एफडी में 6% रिटर्न पा रहे हो सकता है आपका दोस्त कहीं और किसी नए ज़माने की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 16% पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो बच्चों को बचपन से, देखिए आपने पढ़ाई क्यों की है, कमाने के लिए, प्लस उस कमाई को मैनेज करना कैसे है वो नहीं सिखाया जाता किसी भी स्कूल में। उसके लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी और आप सीखो। बहुत अच्छा टॉपिक है फाइनेंसेस, अपने मैनेज करना, आपको भी फ़ायदा होगा। और कोई भी अगर डाउट है, और एंजॉय करिए ज़िंदगी बिना स्ट्रेस के। और जो बातें मैंने कही यहाँ रॉ माइक इस पॉडकास्ट के थ्रू, उनको आप अपने स्तर से समझ के अपने जीवन में लागू करिए। थैंक यू सर इस एपिसोड का पार्ट बनने के लिए, और आप सभी को भी थैंक यू एंड तक देखने के लिए। हेलो, हाँ जी भैया मैं नंबर भेज रहा हूँ, उस पर कर लो कॉल, है ना, मैं बाहर हूँ। जैसे पॉज करना, हाँ ये लाइट अब खुल रहा होगा, खोल के तो देखो।